टू ब्रेक द आइस मीन्स व्हाट। अच्छा, वैसे अगर आप इसके लफ्जी मानी को देखेंगे तो इसका मतलब ये है यानी बर्फ को तोड़ना, लेकिन असल में ऐसे वर्ड्स को हम इंग्लिश में नाम देते हैं ईडियम का। अब आप कहेंगे सर ईडियम होता क्या है? ईडियम को हम उर्दू में मुहावरा कहते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसा सेंटेंस जिसकी लफ्जी मानी कुछ और हो लेकिन इस्तिलाही मानी उसकी कुछ और होती है। जिस तरीके से यहाँ पर इसकी लफ्जी मानी क्या है, बर्फ को तोड़ना, लेकिन असल में इसका जो यानी जो सही मीनिंग है इस ईडियम का, वो मीनिंग क्या है कि जब यानी आप महफिल में बैठे होते हो और कोई बंदा बोल नहीं रहा होता और अचानक से आप क्या करते हो, बोलने लग जाते हो। तो इसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेज यूज़ करते हैं, ईडियम यूज़ करते हैं, टू ब्रेक द आइस। और यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नंबर 2 इज वर्क डन इज इक्वल टू। अच्छा, हमने हमेशा ये सुना होगा कि मैं काम करता हूँ। सो काम करना असल में फिजिक्स में क्या है, इसको हम नाम देते हैं वर्क डन का। वर्क डन हमारे पास बराबर होता है एफर्ट्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर एफर्ट्स क्या है? यहाँ पर असल में एफर्ट से मुराद फोर्स है। तो अगर आपसे वर्क का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो फिर वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। या फिर अगर फोर्स ना दिया गया हो तो वहां पर एफर्ट्स का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। ऐसे कर ले, एफर्ट्स की जगह हम लगा लेते हैं फोर्स। तो हम कहते हैं कि किसी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी जो फॉर एग्जाम्पल वो वॉक कर रहा है, उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसने 2 मीटर की वॉक की है। तो अगर इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे? चूंकि मैंने आपको पहले बताया अगर हमने वर्क निकालना हो तो चूंकि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के बराबर है। फोर्स कितना है? फोर्स यहाँ पर 10 न्यूटन है, सो इसको मल्टीप्लाई कर ले डिस्टेंस के साथ, तो ये हो जाएगा टोटल 20 जूल का वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट अ कंडक्टर फॉर हीट। इंसुलेटर क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी रबर, प्लास्टिक, है हमारे पास इंसुलेटर से। कंडक्टर से मुराद क्या होता है? जिससे हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो। सो गिवन ऑप्शन में अगर हम डायमंड की बात करें तो अगर आप फॉर एग्जांपल अपने हाथ में डायमंड पकड़ा हुआ है और इसको आप बिजली के अंदर डालोगे, यानी आपके हाथ में डायमंड है और इसको स्विच के अंदर डालोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डायमंड को हीट करोगे और थोड़ी देर बाद आप उस डायमंड को पकड़ोगे तो आपको बाकायदगी से हीट फील होगा। तो इसका मतलब ये है कि डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इंसुलेटर की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? पास भी यूज कर सकते हो, लेकिन डायमंड हीट को कंडक्ट करने की सलाहियत रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली। यानी सर्कमफेरेंस हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर का, यहाँ पर हमने बताना है रेडियस का। सो इस एमसीक्यूज को मैंने सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले आपको सर्कमफेरेंस समझना होगा। सर्कमफेरेंस होता क्या है? ये आपका एक सर्कल है। अब इसका जो बाहर वाला जितना भी एरिया है ना, ये गोल, इसको हम नाम देते हैं सर्कमफेरेंस का। सो इसका जो सर्कमफेरेंस है कितना है? वो 154 सेंटीमीटर है। हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पर हम देखें पाई की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होंगी एंड रेडियस चूंकि हमने फाइंड करना है। सो हमें सर्कमफेरेंस कितना दिया गया है? 154 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन आसान हम कैसे कर सकते हैं? पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। देखिए चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आसान हो रही है। हमें सर्कमफेरेंस जो दिया गया है वो 154 सेंटीमीटर है। पाई फॉर्मूला से आ गया और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। तो सर्कमफेरेंस की जगह वो वैल्यू आ गई 154 जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। 2 भी फॉर्मूले का आ गया, जो हमें पाई दिया गया था। पाई की वैल्यू कितनी है? वो 22/7 है। सो 154 इज इक्वल टू, जब आप 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो 44 डिवाइडेड बाय 7। चूंकि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की, तो हम क्या करेंगे? 154 को सेकंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पहले आप क्या करेंगे? 154 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसने 44, यानी यहाँ पर देखिए 154 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1078 आ जाएगा। और जब इसको आप 44 पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन बी है।
आप इस क्वेश्चन का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ये पेपर के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एंटोनिम ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर की कंट्री से कोई चीज अपने कंट्री में लेके आना। सो इम्पोर्ट के जो एंटोनिम्स है, जो अपोजिट वर्ड है, वो ऑल ऑफ दीज है, यानी एक्सपोर्ट, अनइम्पोर्टेंट्स या फिर सेल अब्रॉड। ये इम्पोर्ट के क्या है? ये इसके एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज आई नीड टू ब्लैंक माई शूज बिफोर गोइंग आउटसाइड। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना है। सो बेटा बाज़ औक़ात होगा क्या कि लिखा होगा आई नीड टू पुट ब्लैंक, सो फिर आगे आपने चूज करना होगा प्रीपोजिशन को, लेकिन चूंकि यहाँ पर सेंटेंस हमें इनकम्प्लीट दिया गया है तो दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। चूंकि बाहर जाने से पहले हम शूज पहनते हैं, उतारते नहीं है। सो जूते पहनना उसकी जो इंग्लिश है वो पुट ऑन है। सो आई नीड टू पुट ऑन माई शूज बिफोर गोइंग आउटसाइड। नंबर 7 इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग वैसे बच्चों को आसान लगते हैं, लेकिन स्पेलिंग पेपर में आपको कंफ्यूज करेंगे। ये स्पेलिंग है हाइट की, और हाइट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी, यानी HEIGHT। एमसीक्यू नंबर 8 इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अगेन एक स्पेलिंग दी गई है, ये कमांडर की स्पेलिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को देख ले, ये भी वैसे आपको सही लगेगा, लेकिन ये भी गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, यानी COMMANDER। पेपर में याद रखिएगा कि स्पेलिंग को आपने बड़े सोच समझ के चूज करना है, क्योंकि चारों आपको सही लगेंगे, लेकिन सही इसमें सिर्फ एक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू। सो ये मैंने जो आपका टेबल है, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल पूरा ऐड किया हुआ है, ये आपका साइन है। अब साइन में आप देख ले, साइन 0 0 के बराबर है, साइन 30 1/2 के बराबर है। सो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है। अच्छा, ये जो टेबल है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर ले। ये बेटा नहायत ज़रूरी हैं, इसके MCQs आपके पेपर में आएंगे और इनको हमने क्या करना है? इसको हमने रटना है। जिस तरीके साइन 0 0 के बराबर है, साइन 30 1/2 के बराबर है, साइन 45 1/√2 के बराबर है, साइन 60 √3/2 के बराबर है और साइन 90 1 के बराबर है। तो इसमें कुछ कॉमन है जो मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ। एक तो साइन 0 को याद कर ले, साइन 30 को याद कर ले और साइन 90 को याद कर ले। कोस में आपने कोस 0 को याद करना है, कोस 60 को याद करना है और कोस 90 को याद करना है। टेन थीटा में आपने सिर्फ टेन 0 को याद करना है और टेन 45 को याद करना है। ये वो है जो ज़रूरी है, और टेन 60 को भी आपने याद करना। फिर एक कोसिकेंट थीटा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? कोसिकेंट 90 को आप याद कर सकते हो, ये ज़रूरी है। फिर सीकेंट थीटा में आप क्या कर सकते हो? सीकेंट 0 को याद कर सकते हो, सीकेंट 45 और सीकेंट 60, ये ज़रूरी है। अगर हम कोटेंजेंट की बात करें तो साइन 30, साइन 60 और साइन 90, ये वैल्यूज़ आपने याद कर लेनी है। बेस्ट ये है कि आप तमाम याद कर ले, लेकिन अगर तमाम याद नहीं कर सकते तो जो मैंने बताई है ये आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड इफ देयर प्रोडक्ट इज 63 देन द लार्जर नंबर इज। सो बेटा वैसे देखिए, अगर हम दो नंबर्स को आपस में ऐड करें, उसका सम का मतलब होता है एडिशन, उसका सम 16 है और इसकी जो प्रोडक्ट है वो 63 है। सो देखिए, अगर हम सम की बात करें सो वो 10 और 6 भी 2 हो सकता है, वो 8 और 8 भी 2 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से वो 11 + 5 भी हो सकता है। लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना। वो क्या कह रहे कि दो नंबर्स का सम वो 16 है और उसका जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो 63 है। सो देखिए 10 + 6 से तो 16 आता है, लेकिन क्या 10 × 6 से 63 आता है? नहीं आता, इससे 60 आता है। फिर यहाँ पर देख ले 8 8 are 64, यहाँ 64 आता है। फिर इसको देख ले 11 5 are 55। सो वो दो नंबर्स असल में जिसको ऐड करके 16 आता है, वो नंबर्स कौन कौन से हैं? एक 7 है और एक 9 है। अगर आप 7 और 9 को आपस में ऐड करेंगे 16 आएगा, 7 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 63 आएगा। फिर उन दोनों में हमने बड़ा नंबर बताना है, सो आपका जो बड़ा नंबर है वो उन दोनों में। नंबर 11 इज वॉइस चेंज द बर्ड्स आर केप्ट बाय हर। अब वैसे मैंने इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये टेंस कौन सा है, हमने पैसिव को एक्टिव में या फिर एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है, तो ये आपने खुद कर लेना है। मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सब्जेक्ट मेरे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जस्ट आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड थोड़ा सा चल सके और आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सके। एमसीक्यू नंबर 12 इज ही गिव मी ब्लैंक 1 रुपी नोट।
अब यहाँ पर हमने आर्टिकल को चूज़ करना है। आर्टिकल का किस्सा प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, सो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो रुपी है और रुपी के आगे ऑलरेडी 1 लिखा गया है। सब आप कहेंगे सर यहाँ पर नो आर्टिकल आना चाहिए। सो बेटा बेसिकली जो हमारे पास आर्टिकल ए है, यानी जो ऑप्शन ए है, ये बाज़-औक़ात 1 के सेंस में यूज़ होता है, ठीक है, यानी 1 के सेंस में यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख ले सो 1 ऑलरेडी यूज़ किया गया है, सो इट्स मीन यहाँ पर नो आर्टिकल आपका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर ये 1 ना दिया होता, अगर लिखा होता फॉर एग्जाम्पल ही गिव मी ब्लैंक रुपी नॉट, तो फिर हमने आ लगाना था, यानी ए लगाना था। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 लिखा गया है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर नो आर्टिकल यूज होगा, तो यहाँ पर आपका कोई भी आर्टिकल नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बता देता हूँ, where t raised to power -1। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ जिसका आपने डायमेंशन याद करना है। सबसे पहले बारी आ जाती है पावर की, पावर का डायमेंशन याद होना चाहिए। इसके अलावा एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन, साथ साथ मोमेंटम प्लस डिस्प्लेसमेंट। ये सिर्फ याद कर ले, इंशाल्लाह यही आपके पेपर में आएंगे। एमसीक्यू नंबर 14 इज विच लॉजिक गेट हैज ओनली 1 गेट। अच्छा, लॉजिक गेट है क्या? इसको देख के इंसान को बड़ी कंफ्यूजन होती है। लॉजिक गेट असल में फिजिक्स में एक आप कह ले कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकता है। ये कंप्यूटर्स में भी यूज किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर नॉट गेट है। नॉट गेट में जो आपने इनपुट देना है वो बराबर होता है 0 के, और जो आउटपुट आपको मिलेगा वो बराबर होगा 1 का, ठीक है। सो ये वैसे इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एंड गेट, और गेट या फिर नॉन गेट, इस तमाम में जो गेट की तादाद है वो 2 है। नंबर 15 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन ए को देख ले, पोटैटो, बी में ऑनियन, सी में टोमेटो। सो ये तीनों क्या है? ये आपके वेजिटेबल्स है। लेकिन जो ऑप्शन डी है मैंगो या डिफरेंट। अच्छा, बात बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट का मतलब क्या है, या फिर ऑड मैन आउट, या विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन आपने चूज करना है जो बकाया से डिफरेंट है। एमसीक्यू नंबर 16 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट। अगेन एमसीक्यूज नंबर 15 की तरह है। इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। अच्छा, जब क्वेश्चन का आंसर बताते हैं कमेंट सेक्शन में, तो एमसीक्यूज लिखा और आगे उसका आंसर बता दिया। ऐसे ना लिखा करे कि डायरेक्ट आप आंसर दे दे, फिर मुझे पता नहीं लगता सही। एमसीक्यू नंबर 17 इज एयरमैन इज टू एयरफोर्स एज सोल्जर इज टू। सो जिस तरीके से अभी आप टेस्ट दे रहे हैं, ये आप टेस्ट दे रहे हैं एयरमैन के, जितने भी ब्रांचेस, चाहे लॉजिस्टिक हो, फायर फाइटर, जितने भी ब्रांचेस है, ये होते हैं एयरमैन। सो एयरमैन अगर एयरफोर्स में है, सो सोल्जर्स होते हैं आर्मी में। अच्छा, बाज़-औक़ात लिखा जाता है एयरमैन इज टू एयरफोर्स एज सेलर, सेलर्स होते हैं नेवी में। ओके, सो एयरफोर्स में होंगे एयरमैन, आर्मी में होंगे सोल्जर्स और नेवी में होंगे सेलर्स। एमसीक्यू नंबर 18 इज बार्बर इज टू हेयर एज ब्लैक स्मिथ इज टू। बार्बर यानी जो नाई होता है, हजाम होता है, उसका काम होता है बालों के साथ यानी उसको काटता है, और जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो लोहार होता है, इसका काम होता है स्टील के साथ। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। एमसीक्यू नंबर 19 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अभी आपको अल्फाबेटिकल सीरीज दिया गया है, आपने इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए ए और सी के दरमियान क्या मिस किया गया है, बी को। फिर देख ले सी और ई के दरमियान क्या मिस किया गया है, डी को। ई और जी के दरमियान क्या मिस किया गया है, एफ को। अब हमने क्या करना है, जी के बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा उसको हमने मिस करना है, और अगला वाला आपका हम अल्फाबेट लिखेंगे। सो जी के बाद एच आता है, सो एच को हम मिस करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा करंट है क्या? असल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम नाम देते हैं करंट का। और करंट मैंने आपको बताया था कि करंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो नहीं होंगी। फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पेयर है। अच्छा बेटा, वीडियो में आगे जाने से पहले 7 बेस यूनिट्स और 22 डिराइव्ड यूनिट्स आप सिंपल गूगल पर लिख ले। 7 डिराइव्ड यूनिट्स इन 7 बेसिक यूनिट्स इन फिजिक्स, आपके सामने चार्ट आ जाएगा पूरा, उसको याद कर ले। एंड 22 डिराइव्ड यूनिट्स, ये भी याद कर ले, ये बहुत ज़रूरी है।
फिर अगर हम वोल्ट की बात करें, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट है। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये हमारे पास एसआई यूनिट है चार्ज का। क्यू नंबर 2 इज द एंटोनिम ऑफ कंडेंस। अच्छा, कंडेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैंने कहा कि हमारे पास कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है कमरे के अंदर, ठीक है, कमरे के अंदर कोई चीज़ें पड़ी हुई है। सो ये क्या है, ये इस टाइम पर एक्सपेंड है, यानी कोई अता पता नहीं है, कोई यहाँ पर पड़ा हुआ है चीज़, कोई चीज़ यहाँ पर है, कोई चीज़ यहाँ पर है, कोई चीज़ यहाँ पर है। अब अगर मैं क्या कर लूँ, इन तमाम चीज़ों को आपस में करीब ले आऊँ, यानी यहाँ पर भी चीज़ आ गई, यहाँ पर भी चीज़ आ गई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, ये कमरा वही है लेकिन चीज़ों को मैंने आपस में मिला दिया, आपस में जोड़ दिया। तो इस जोड़ने को, इस इकट्ठे करने को हम इंग्लिश में नाम देते हैं कॉन्डेंस का। और इसका हमारे पास जो एंटोनिम है, एंटोनिम का मतलब होता है उलट लफ्ज, वो है एक्सपैंड। एमसीक्यू नंबर 3 इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग निहायत ज़रूरी है और यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मैग्निफिसेंट। अच्छा, इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे खुद भी हो जाती है जब आपको तमाम स्पेलिंग्स एक जैसे दिए जाए। जैसे कि ऑप्शन ए को देख ले, बंदे को लगता है यही है, फिर ऑप्शन सी को देख ले, बंदे को लगता है कि यही है। सो जो कॉमन स्पेलिंग्स है बेटा, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, जो टफ है, जिसमें डबल एस या आई ई के फ़र्क है, सो वो हमने लाजमी याद करके जाने हैं। एमसीक्यू नंबर 4 इज आई पुट ब्लैंक माई शूज। अब यहाँ पर हमने असल में प्रीपोजिशन को चूज करना है। अब यहाँ पर देखे, चूंकि आपको ऑप्शंस में ऑफ नहीं दिया गया, ठीक है, ऑफ नहीं दिया गया, यहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन बी में नजर आएगा ऑन। तो जब भी पुट की बात आए, पुट का मतलब कुछ भी नहीं है, पुट का मतलब है कुछ चीज रखना, यानी कोई चीज डालना। लेकिन जब इसके बाद आप प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा जूते पहनना। आई पुट ऑन माई शूज, यानी मैं जूते पहन रहा हूं, मैंने अपने जूते पहन लिए। और अगर फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस में ऑन ना दिया होता, यानी ऑप्शंस में ऑन नहीं है, तो फिर आप आई पुट ऑफ माई शूज, यानी मैंने अपने जूते उतार दिए। सो पुट ऑन या फिर पुट ऑफ, ये कॉमन कॉन्स्टेंट प्रीपोजिशंस है, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, बकाया ऑप्शंस को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो अगर किसी चीज़ के अंदर बात हो रही हो, किसी चीज़ के अंदर, जैसे अगर मैं कहूँ बिलाल इज़ इन रूम, ठीक है, तो वहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे। एट की बात करें, किसी लोकेशन की बात हो रही है, नहीं हो रही, लोकेशन में पार्क आ सकते हैं, सिटी आ सकती है, कोई भी जगह आ सकती है, तो वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। ओवर, अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल, द कैट जम्प्स डैश द टेबल, तो वहां पर क्या आएगा, ओवर आएगा, यानी अगर किसी चीज के ऊपर से गुजरना हो तो वहां पर हम ओवर लगाएंगे। क्यू नंबर 5 इज इफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी देन इट इज कॉल्ड। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये बी के ऊपर आपको ऐसा छोटा सा टी मिलेगा, इज इक्वल टू टी, सॉरी। अगर आप बी का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना। तो इसको हम आसान सा लिख लेते हैं। इस टाइम मेरे में से जहन में खुद भी एग्जाम्पल नहीं है। 1 2 1 2, इसमें रोज कितनी है, ये भी रो है और ये भी रो है। तो अगर हम रो को कॉलम में चेंज करें और उसका ट्रांसपोज मैं कह रहा हूँ कि ये बी है, ठीक है, मैं बी दिया गया, एक्स सेट है। अब अगर इसकी मैं ट्रांसपोज ले लूँ, ये 1 2 है, इसको आप कॉलम में चेंज कर ले, 1 2, इस 1 2 को भी कॉलम में चेंज कर ले, तो ये आ जाएगा। अच्छा, आई थिंक सो ये गलत आ रहा है। अच्छा, बस इतना समझा दूँ, इस टाइम मेरे जहन में से एग्जाम्पल है नहीं, जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि वीडियो अपलोड करके आपको पता लग सके। अगर यहाँ पर आ जाता ना 2 और अच्छा कैसे आता, अच्छा अगर वापस ये ऑर्डर आ जाता, इसको हम अपने लिए आसान कर लेते। अगर यहाँ पर भी आता 1 2, यहाँ पर भी आता 1 2, तो हम ये क्या करते, बी ट्रांसपोज ले लेते। तो अगर बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाए तो इसको हम मैथ में नाम देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। और अगर ऐसे दिया जाए इफ बी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू बी, तो फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें तमाम एंट्रीज 1 हो। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर, यानी ये है, ये नल मैट्रिक्स। क्यू नंबर 6 इज अ मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। तो मैंने कहा हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देख ले, अच्छा एक रो हमें और लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको आपस में बराबर कर सके। यहाँ पर लगे 1 2 3। अब यहाँ पर देख ले रोज कितनी है, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो जब ऑर्डर आपस में बराबर आ जाए, ये रोज है ये कॉलम्स है, जब रोज और कॉलम्स आपस में बराबर हो
सो इसको हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है, ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला, अगर इस पर एंट्रीज 1 हो और बकाया सारी जीरो से, कहलाएगा डायगोनल। एमसीक्यू नंबर 7 इज इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री एट ए स्कोर। सो ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप टू एंगल्स को ऐड कर रहे हो, सम का मतलब क्या, ऐड होना, तो अगर आप टू एंगल्स को आपस में ऐड कर रहे हो, उसका सम 90 आ जाए, सो ये अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बिकॉज प्रीवियस जितने भी एक्सपीरियंसेस है उसमें यही एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। और आपने मुझे सिर्फ एमसीक्यूज का आंसर नहीं देना, बल्कि आपने मुझे बताना है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है, एक्यूट क्या है, और एक मैं अपने आप से देता हूँ राइट एंगल क्या। तो ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। क्यू नंबर 8 इज द ऑपरेशन यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन इज। सो रेक्टिफिकेशन, ये असल में रेक्टिफिकेशन की डिफिनीशन है, द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। अच्छा, जो हम घर में नॉर्मल बिजली यूज करते हैं ना, ये AC है, फिर अगर उसके बाद एक बैटरी लगा ले, चार्जर लगा ले, तो फिर क्या होता है, AC को हम DC में कन्वर्ट करते हैं, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ डायोड। अगर डायोड ना हो, रेक्टिफिकेशन में क्या यूज होता है, डायोड। तो अगर डायोड ना हो तो ये रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, AC DC में चेंज नहीं होगा। अब डायोड के फिर दो टाइप्स है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। से टाइप्स भी आपको पता होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, आप AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 इज हेन इज टू कॉक एज काव इज टू। असल में ये मुज़क्कर मुन्नस की बात हो रही है। फीमेल जो होंगी मुर्गी वो हेन है, और कोक मुर्गा है, काव गायें हैं। इसका जो करेक्ट इसका आंसर है यहाँ पर वो बुल है। एमसीक्यू नंबर 10 इज सोल्जर इज टू आर्मी एज सेलर इज टू। सो आई थिंक सो एक्सपीरियंस नंबर 5 में ही रिपीट हुआ है। सोल्जर कहाँ पर होता है, ये होता है आर्मी में, सेलर्स होते हैं नेवी में। इस तरीके से सोल्जर्स अगर आर्मी में हो तो जो एयरमैन होते हैं नो, जिसका अभी भी टेस्ट दे रहे हो, सो एयरमैन होते हैं एयरफोर्स में। एमसीक्यू नंबर 11 इज इफ वन मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर सेम मैन टू राइट 1 पेपर। तो यहाँ पर इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये एमसीक्यूज बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो 5 पेपर को 5 मिनट में लिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेपर को करने में 1 मिनट लग रहा है। तो अगर 1 मिनट में वो एक पेपर कर रहा है तो तब जाके 5 पेपर होंगे कितने में, 5 मिनट्स में। और यहाँ पर दूसरा सेक्शन क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द सेम मैन टू राइट 1 पेपर। अगर वही बंदा एक पेपर लिखता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। सो मैंने शुरू में बता दिया, अगेन बता देता हूँ। एक आदमी है जो 5 पेपर्स को 5 मिनट्स में कर रहा है, ठीक है, एक आदमी 5 पेपर्स को 5 मिनट्स में कर रहा है, तो एक पेपर के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड आउट मैन आउट। अब इसमें डिफरेंट कौन सा है, सो अर्थ, सैटर्न एंड जुपिटर, ये प्लैनेट्स है, लेकिन ऑप्शन डी में आपको ओवरऑल चूंकि प्लैनेट दिया गया है तो यहाँ पर ये डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स इट्स फंक्शन बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मोशन। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑप्शन ए है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर करता क्या है, जब उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, जैसे आपने बटन दबाया मोटर स्टार्ट हो जाती है और वो पानी को निकालती है। तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या पानी मोशन नहीं कर रहा, पानी मोशन कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये काम होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। क्वेश्चन नंबर 14 इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये घर है, ठीक है, मैं वैसे एग्जाम्पल के थ्रू, ये इस घर का क्या होगा, इंटीरियर होगा, और ये इसके घर क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। सो अगर इंटीरियर का अपोजिट मीनिंग पूछ लिया जाए तो वो एक्सटीरियर है, लेकिन यहाँ पर इसके तमाम जो ये इसके सही मीनिंग्स है। लाइक इंटरनल, आप इंटीरियर की जगह इंटरनल भी यूज कर सकते हो, इनसाइड भी यूज कर सकते हो, एंड इनलैंड भी यूज कर सकते हो। एक्सक्यूज नंबर 15 इज मारिया हैज बीन वेटिंग फॉर यू ब्लैंक मॉर्निंग। सो प्रीवियस वीडियो में आपको दो चीजें समझाई थी, फॉर एंड सिंस, के इसको हमने कब यूज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर हम तब यूज करते हैं जब आपको यानी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया। अगर यहाँ पर लिखा होता मारिया हैज बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर लिखा होता 2 आवर्स, तो फिर हम लगाते फॉर, चूंकि हमें स्पेसिफिक पीरियड दिया गया था, स्पेसिफिक टाइम दिया गया था। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ मॉर्निंग लिखा गया है, कोई टाइम नहीं बताया। टाइम बताने से मुराद ये नहीं कि हमें डे का एक टाइम बता दे, नहीं, कोई स्पेसिफिक टाइम। तो देयरफॉर यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंस। मारिया हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। लास्ट एमसीक्यू इज आयशा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर इज, यानी यहाँ पर पेपर में क्या लिखा होगा, आयशा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर,
द अंडरलाइन वर्ड, यानी फीवर को अंडरलाइन किया होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि फीवर क्या है। तो अगर हम आयशा को देख ले, तो आयशा आपका नाउन है। एज आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। सफरिंग यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ठीक है, हाँ सॉरी वर्ब का काम करता है। और अगर हम फीवर की बात करें, फीवर, तो फीवर वर्ब है नहीं है। वर्ब का मतलब क्या होता है, यानी आप कोई काम कर रहे हो, खाना पीना रोना दौड़ना, ये तमाम काम है। एडजेक्टिव यानी सिफत बयान की गई है, नहीं बयान की गई, तो यहाँ पर आपका क्या, ये नाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो इंस्टेड ऑफ नाउन यूज किए जाएगा, ही, शी, इट इज। सो उम्मीद करता हूँ आज के एमसीक्यूज आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।